तो प्यारे बच्चों, जैसा कि लगातार मैं आपके लिए पीडीएफ फाइल के माध्यम से जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट पर प्रकाश डालते हैं, उससे पहले आपको एक सूचना भी देना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि अभी जो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का प्रैक्टिस सेट चौथा लगाएंगे, उससे पहले हम बात करते हैं हिमांशु राजपूत की, जिनका अभी पांचवी अंतिम सूची, किसकी अंतिम सूची सैनिक स्कूल रीवा की जारी हुई, जिसमें इनका सिलेक्शन हो चुका है। इनके लिए जोरदार तालियां। स्टॉप। प्यारे बच्चों, हिमांशु राजपूत ने जो लक्ष्य नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में तैयारी करते हुए इसमें जो अपना स्थान बनाया है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो लक्ष्य के संयोजक श्री अमरपाल जी जो IRS हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले कल की बात है कि मैं मार्केट में कल मैं जा रहा था, इनके पिताजी को मैंने देखा कि ई रिक्शे से सवारियों को ढो रहे थे, लेकिन मैंने उनको देखा और मैं बहुत खुश हुआ कि देखो, इन्होंने मेहनत करते हुए अपने बच्चे का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में करा दिया। तो प्यारे बच्चों, आगे भी मैं कहना चाहूंगा कि ये देखिए, ये बैठे हुए हैं हिमांशु, ठीक है ना। अब मैं आगे भी कहना चाहूंगा कि जो आप देख रहे हैं हमारे अमरपाल सिंह जी, जो लक्ष्य शिक्षा एवं राहत कोष फाउंडेशन हाथरस द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार PCS जैसी परीक्षाओं के लिए भी मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, और इस लक्ष्य के माध्यम से ही काफी बच्चों का सिलेक्शन नवोदय, विद्याज्ञान, सैनिक, अटल आदि प्रवेश परीक्षाओं में हो पाता है, क्योंकि इनके माध्यम से ही काफी गरीब बच्चे इन सभी में अपना अपना स्थान पाते हैं। और अमरपाल जी की जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इनके में थोड़ी सी बात और रखना चाहूंगा कि आप भी देखिए, कोई भी एक दिन में इतना महान नहीं बन जाता है। उसके लिए भी इन्होंने अपनी बात कही, क्या कही कि 12वीं तक विज्ञान का विद्यार्थी था, मतलब ये 12वीं तक विज्ञान के विद्यार्थी थे। उसके बाद इन्होंने स्नातक, परिस्नातक, BEd, UPSC आदि के दौरान इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, धर्म विधि, समसामयिक घटनाएं आदि के बारे में पढ़ने का अवसर मिला, मतलब ये पढ़ते रहे। उनके बाद ही इन्होंने और भी सेवा में रहते हुए शासन, प्रशासन प्रणाली, न्यायपालिका आदि के समझने का अनुभव भी प्राप्त किया, और अभी भी ये आगे भी कर रहे हैं, PhD करेंगे। लेकिन ये एक अभी बहुत बड़े स्तर पर हैं, और इन्हीं के द्वारा काफी बच्चों के भविष्य बन रहे हैं, और इन्होंने भी अपना अनुभव दिया आप सबके लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें फॉलो करते रहना चाहिए कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आज भी रुक नहीं रहे हैं, कंटिन्यू अपना प्रयास जारी रख रहे हैं। तो मंजिल कब मिल जाए। अब देखिए, विज्ञान विषय के ये स्टूडेंट रहे, लेकिन विज्ञान विषय के साथ साथ इन्होंने देखिए कितनी चीजें इन्होंने पढ़ी हैं। तो जीवन है, जीवन में आप इन चीजों को पढ़ते रहना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारे ये सभी छोटे छोटे बच्चे, इनके बेहतर भविष्य के लिए हमारा ML पब्लिक स्कूल हर तरह से तैयार है, लेकिन तैयारी आपके द्वारा ही होनी चाहिए। हमारे जो आचार्य जी हैं निरंतर आपको हर तरह से, चाहे योग के माध्यम से, चाहे खेल के माध्यम से, चाहे खान पीन के माध्यम से, मतलब फिट रखते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी चीज है, इनके पढ़ाई के स्तर को मतलब बहुत ज्यादा ये उसमें ध्यान देते हैं, और सबसे ज्यादा इनको ही खुशी होती है कोई बच्चा जब सिलेक्शन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप भी लगातार मेहनत करते रहिए। और जैसा कि प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि बहुत अच्छी बात है हैंड डाउन। देखिए जैसा कि प्रैक्टिस सेट है ये चौथा,
मैंने अपनी तरफ से इसमें जोड़ दिया। एक सवाल आया कि दिए गए चित्र में x का मान निकालिए, तो x का मान हम देख रहे हैं, ये दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। इन दोनों कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। अब आप कहेंगे संपूरक कोण होते क्या है? देखिए, कोण मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, शून्य कोण, न्यून कोण, अधिक, समकोण, ऋजु, प्रतिवर्ती कोण, पूरक, ये है संपूरक कोण। और शीर्षाभिमुख कोण, आसन, संगत, एकांतर, मतलब कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने इनको दर्शाया भी है। जो कोण एक 90 अंश का होता है समकोण है, 90 अंश से छोटा न्यून कोण, 180 अंश से बड़ा वृत्तीय कोण, अधिक कोण 180 और 180 से छोटा 90 से बड़ा अधिक कोण बोलते हैं। ऋजु कोण या सरल कोण और संपूर्ण कोण 360 का होता ही है। और शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो प्यारे बच्चों, ये दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं। ये कह सकते हैं ए और बी और सी और डी, ये समांतर रेखाएं। इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनमें बनने वाले कोण, जैसे 1 और 2, 3 और 4, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं। और इनमें ही संगत कोण मिलते हैं, जैसे कि 1 और ये हम कह सकते हैं 5, 1 और 5, या कह सकते हैं 3 और 7, ये संगत होते हैं। ऐसे बहुत से हैं। आगे सवाल की बात करते हैं। आगे का सवाल प्यारे बच्चों, जैसा कि ये सैनिक में इस तरह के सवाल आते हैं, लेंथी काफी, और काफी बच्चों ने कर भी लिया है। बहुत बढ़िया, 2 आंसर, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आप बता रहे हैं। और कुछ बच्चे ट्रिक से भी कर लेते हैं, नहीं आ पाए ट्रिक से तो कुछ दिया होता है उस पर देखो, ध्यान दो। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करना है। तो इसको उठा करके इधर ले जाते हैं। कंडीशन है a प्लस बी बराबर और j माइनस का c, दोनों पक्षों का बढ़ाना है, बगर करना है, बर कर देंगे तो बर करने पर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c, और 2ab बराबर c का स्क्वायर। अब देखिए हमें c मिल गया, क्योंकि ये यहां से उठा करके इधर लाएंगे तो ये c किसका हो जाएगा? माइनस का, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें दोनों पक्षों में c को जोड़ना है, इधर भी जोड़ दिया, इधर भी। तो जोड़ने से ये क्या बन गया? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा है, इसको उठा करके इधर भेज दो, और ये क्या हो गया? 2c स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, c स्क्वायर माइनस ab। अब ये बिल्कुल देखो इसके नीचे आ जाएगा, तो बिल्कुल इसी जैसा मिल गया। और बचा क्या? यहां पर 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैंने बेलन आपको दर्शाया है, और देखिए प्यारे बच्चों, बेलन के बारे में मैंने सभी सूत्रों पर प्रकाश डाला है। और जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है नीचे का ये तल है नीचे का, और ये तल है ऊपर का। और जिसमें आप देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका वक्र पृष्ठ है, इसको बोलते हैं वक्र, मतलब वक्राकार है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है? किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का क्षेत्रफल, मतलब वक्र तल का इसका ऑलरेडी बेटा क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन वक्र तल होता किसके बराबर है आप अच्छी तरह से जानते हो, और आयतन भी दे रखा है। तो कह सकते हैं आयतन का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच 924 और घन मीटर को चाहे ऐसे लिख लो। और इसके नीचे अगर हम वक्र तल की बात करें तो 2 पाई आर एच बराबर उसका मान दे रखा है 264 और मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। ये पूरे आयतन क्या होता है? इसमें कितनी चीजें, इसमें मतलब कितना कोई चीज समा जाएगी, वो आयतन में आता है। अब ये कंडीशन इन्होंने इसलिए दी क्योंकि हम इसमें व्यास और ऊंचाई निकाल लें, सवाल में ही आंसर छुपा होता है। तो हमने इसको सॉल्व किया, सब काट दिया, और बचा क्या? r/2 बराबर 924 मीटर से हमने ये काट दिया, तो ये भी कट गया, और 264
यहां से भाग से हमने भाग दे दिया तो 132, और 132 का फिर से हमने इसमें भाग देंगे तो देखिए 6 का भाग जा सकता है, 6 का दे लो या किसी से छोटे का दे सकते हैं। 3 का जा रहा है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और 3 का ऊपर दे दे, 3 एक कम 3 तिया 9, और 0 में नहीं जाएगा तो 3 24, 308 बार। फिर देखा हमने 44 का मतलब 2 से चला जाएगा 22 बार, और 15 154, फिर चला जाएगा 11 बार, और फिर दिया हमने 2 से 177 बार ना, और फिर से 11 कम 11 और 7, मतलब R बराबर हमें मिल गई 7, त्रिज्या आ गई। तो इस तरह से हम काट के कर सकते हैं। अब हमें जब त्रिज्या मिल गई तो त्रिज्या से हमें व्यास बनाने के लिए, ये त्रिज्या प्यारे बच्चों जो देखो R बनना है, ये 7 आ गई, और व्यास क्या होती है, व्यास पूरी होती है, तो त्रिज्या की दुगनी, तो व्यास कितना हो गया 14, क्योंकि दोगुना कर देंगे। लेकिन इन्होंने कहा है ऊंचाई और लेके आओ। ऊंचाई के लिए चाहे उसको आयतन में रख दो, चाहे बेलनाकार के क्षेत्रफल में मान रख दो, ऊंचाई निकल आएगी। तो हमने रख दिया 2 पाई आर एच बराबर 264, उसके वक्र पृष्ठ में रख दिया। तो एच आर की जगह मैंने क्या रख दिया 7, और पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 7 और एच निकालना है इंटू 2 बराबर 264, तो 7 से 7 कट गया, और 2 से मैंने काट दिया 132 बार, और 22 से फिर से काट दिया, कितना आ गया एच बराबर, कितना आ गया 6। तो हमें पता लग गया, क्या पता लग गया कि 14 तो व्यास है, 14 व्यास है, और 6 ऊंचाई। तो हमने अनुपात के रूप में इसको छोटा कर लेते हैं, 7:3। तो हमारा ऑप्शन, देखिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए आज जैसे बारिश हो रही है, आज ज्यादा से ज्यादा सवाल निकालेंगे, ठीक है ना, ध्यान दो। देखिए एल्कोहल पानी का 1 लीटर के मिश्रण में, देखिए प्यारे बच्चों आपने दूध लेने तो जाते हो, और ये भी लीटर 1 लीटर होता है, ये 1 लीटर है, आपने देखा होगा ये 1 लीटर है, जो दूध लेने जाते हो 1 लीटर। अब इसमें 1 लीटर में मिश्रण पानी और एल्कोहल है, 2 चीजें हैं इसमें, दोनों चीजें मिक्स हैं। क्या है, एल्कोहल और वाटर दोनों मिक्स हैं। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया है कि 1 लीटर पानी में 30% पानी बता रहे हैं। अगर बात करें एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल और वाटर, अब 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर वाटर हमारा यहां पर है 30%, तो 30% इसका निकालेंगे तो 300 हो जाएगा। तो 1 लीटर है इसमें भरा हुआ, जब 300 वाटर है तो एल्कोहल कितना होगा 700। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15 हो जाए, मतलब कितना एल्कोहल और डाला जाए, तो पानी उतना ही रहना है, तो इसको 15 रहने दो, तो 15% के बराबर 300 है, तो 1% निकालेंगे, जो संख्या गुणा में है वो भाग में आ जाती है, और 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30, 1% आ गया 20 के। अब हमें जब ये 15% है, ये 15% है, तो ये कितना रह जाएगा 85%। तो 85% बनाने के लिए 85 का हमने इधर गुणा कर दिया, 85 का इधर गुणा कर दिया, और 85 दूनी 170, और 0 और बढ़ जाएगा तो 1700। अब देखिए 1700 बन गया, 300 और 1700, यहां से यहां तक आने में इसको 1000 लीटर का बढ़ाना पड़ा, तो हमारा ऑप्शन होगा ए। आज कहां लग पाएगी प्रेयर, फिर ये सवाल कौन करेंगे, अभी चेक करेंगे, कॉपी पे जाओ, कॉपी पे चेक करेंगे। नहीं तो आगे देखिए, यदि इस तरह का देखिए समीकरण आते हैं 99%,
प्रैक्टिस सेट करने से वही सवाल मिल जाते हैं। अब यहां से हमने देखा इसको इसको काट दिया तो x बटे बाई बराबर 3 मिल गया, और इसको समीकरण में रखने के लिए हमने बाई बाहर कॉमन ले लिया, 2x अपॉन बाई प्लस 1 बचा, यहां से भी बाई बाहर ले लिया और x अपॉन बाई माइनस 2 बचा। अब यहां पर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि इसकी जगह पर जो हमने ये मिला है हमें मान वो रख देते हैं, तो रख दो और इससे ये कट गया, तो 2xy की जगह 3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 2, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए 1 और 7, 1 को नीचे लिखो और मत लिखो ऑप्शन 7। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए कुछ बच्चों की आवाज आ रही है, शोर नहीं करो। अब इसमें हम अच्छी तरह से जानते हैं एक शहर की जनसंख्या 15% बढ़ती है यदि 1995 से 1992 के बीच कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष, 3 वर्ष हो गए और 5% की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ऑलरेडी ये संख्या है, तो हम इसको संख्या को है तो ये ऑलरेडी निकल आया है, और कितनी संख्या थी उसको x मान लिया, और 1 प्लस जो हम चक्रवर्ती ब्याज की तरह जो निकालते हैं आंसर उसकी तरह से हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और जब लासा लेंगे तो 21 बटे 20 का होल क्यूब, और इसको जो संख्या गुणा में है वो भाग में है वो गुणा में, तो कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि x बराबर वैल्यू आ जाएगी 13, 89, 15 बटे ये 21 नीचे और 20 ऊपर। अब इसको काटने के लिए आप चाहे कैसे भी काट सकते हैं, चाहे देखो 3 से भी काट सकते हैं, और काट करके आप जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा, काट दो। ठीक है ना, काट सकते हो, 21 से भी काट सकते हो डायरेक्ट और आंसर। इसके बाद 7वां सवाल देखिए, फिर से मिश्रण का आ गया। मैं बार बार बोलता हूं प्यारे बच्चों, अगर आपने सैनिक प्रवेश परीक्षा के प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आपसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं रहेगा, आप सभी निकाल सकते हैं। तो 20 किलोग्राम स्प्रेड यहां पर ऑलरेडी दे रखा है 20 किलोग्राम, और जिसमें क्या बोल रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं स्प्रेड, स्प्रेड और पानी दो चीजें हैं। एक मिश्रण में 10% पानी है, अगर 20 केजी का 10% निकालेंगे, परसेंट से नीचे 100, तो 2 किलो निकल के आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब इनका यह है कि 2 किलोग्राम पानी है तो 18 किलोग्राम क्या बचा यहां पर, स्प्रेड। अब क्या कहना है, पानी की मात्रा बढ़ाकर के 25% करनी है, कि पानी 25% हो जाए। तो 25% कैसे होगा कि हम जानते हैं परसेंट को अगर हम हटा दें, परसेंट से 9, 25 एकम 25, 2500 का 100, 1/4, मतलब जल हमें करना है 1/4 के हिस्से में रूम में। तो कहने का मतलब है ये 1 रहेगा, ये 1 रहे और ये 3 रहे। तो अगर हम देखें ये रेशियो में इसमें, तो अगर हम इसमें गुणा कर रहे हैं कि जल तो इतना ही रहना है, तो 6 का कर रहे हैं गुणा, 3 6 18, तो स्प्रेड तो 18 ही रहनी है। तो 6 का मैंने इधर गुणा किया, 6 का इधर गुणा किया, तो 6 का उधर करके मैं 6 एकम 6 पता कर लूंगा। और इससे मुझे पूछा कि कितना पानी मिलाना है, तो इनके अंतर, इनका जो अंतर है 4 किलोग्राम, तो उसकी जरूरत पड़ी ऑप्शन चौथा। देखिए एक काष्ठखंड की माप
देखिए प्यारे बच्चों, आपको भी खुद से सेल्फ प्रैक्टिस सेट लगाते रहना चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया, हिमांशु राजपूत है और भी बच्चे हैं जिन्होंने खुद से जितने प्रैक्टिस सेट निकाले थे ज्यादा से ज्यादा, तभी उनका सिलेक्शन हो पाया है। बेशक मैं आपको करा रहा हूं, आप खुद करते रहिए, आप खुद करिए और फिर मेरे से मिलाइए। आता है फिर भी कीजिए, ठीक है ना, करते रहिए। प्रैक्टिस जितनी बार करोगे आप सवालों की, उतना ही आप अच्छे से कर पाओगे। एक काष्ठखंड की माप 15, 12, 20 सेंटीमीटर है। न्यूनतम परिमाप, देखिए प्यारे बच्चों, न्यूनतम परिमाप के लिए एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम हमारा इनका हो रहा है 60। एलसीएम जानते हो आप, एलसीएम के लिए आप सीधे सीधे 15, 12 और 20 इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं कि सबका भाग जा रहा है, 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, इस तरह से तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है। अब हमसे पूछा है काष्ठघन के निर्माण के लिए ऐसे कितने पूरे खंडों की आवश्यकता है। तो जब घन बनाते हैं उसमें भुजा का क्यू, मतलब 60, 60 और 60 में हम भाग दे देंगे 15, 12 और 20 का। तो 0 से 0, 2 तिया 6 और 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, तो 60 ही आ रहा है आंसर। देखिए इसमें मैं चित्र बनाना भूल गया, ध्यान नहीं रहा, फिर भी पेन से बना देता हूं। देखिए आपने देखा होगा, नावें आपने देखी होंगी, जैसे कि ये नदी है और नदी में प्यारे बच्चों किसी को समझना बहुत बड़ी बात है चीजों को। ये पानी है और इस पानी में आप देख रहे हैं ये नौका है इस तरह से, और ये अब मैं इशारा कर देता हूं कि ये इधर बह रहा है जल और नौका इधर ही की ओर जा रही है, तो ये धारा के दिशा में चल रही है नौका। अगर दूसरे की बात करूं और इसमें भी धारा इधर जा रही है, लेकिन इसमें नौका हमारी जो है वो इधर की ओर जा रही है, धारा के विपरीत, ये धारा के इस दिशा में ही जा रही है। और दूसरी बात करूं, अरे कट गया, कोई बात नहीं, कहां गया, बैक नहीं होता है इसमें, पीछे का जो आ जाए चित्र, चलिए कोई बात नहीं। 3 चित्र बनाते हैं इस तरह से, ये 3 चित्र हैं जिसमें ये जल है, इधर ये जल जा रहा है, ये जल का रेशियो, ये तीर का निशान समझ लो कि जल इधर बह रहा है, ठीक है ना। अब जिसमें हमारी नाव है, ये नाव है, ये नाव इधर जा रही है विपरीत दिशा में, ये जा रही है इसमें, और ये शांत जल है बिल्कुल। ये कैसा है, ये शांत जल है बिल्कुल स्थिर, और इसमें भी नाव है आपकी, ये शांत जल में नाव है। अब देखिए कह क्या रहे हैं कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध, ये धारा के विरुद्ध है, ये वाला धारा के विरुद्ध पहला वाला हो गया, सॉरी, विरुद्ध मतलब विपरीत, और दूसरा कह रहा है कि वापस लौटने में इसकी बात बोल रहा है, लेकिन दोनों में आप देख रहे हो चाल की बात हो रही है, तो विरुद्ध चल रही है चाल। तो इसमें क्या दे रखा है, ये देखिए 3/4 किलोमीटर, मतलब जितना भी हो उसका 3/4 भाग, तो ये क्या हो गई आपकी दूरी हो गई 3/4 और किलोमीटर। अब आगे क्या कह रहे हैं, इतना समय, ये समय दे रखा है, कितना समय दे रखा है, 11 सही 1/4 और मिनट। अगला दूसरा, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में क्या कहा इन्होंने कि
और वापस लौटने में तो दूरी इसमें ये भी दूसरे स्टेप में दूरी वही रहेगी 3/4 किलोमीटर की, लेकिन समय बदल गया है। क्या है समय? 7 सही 1/2 मीटर। अब देखिए किलोमीटर में हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन है क्या चक्कर उसको समझ लो कि यहां से हमने, प्यारे बच्चों, यहां से हमें इसमें क्या निकालनी है? पहले चाल, और चाल के लिए आप अच्छी तरह से जानते हो दूरी बटे समय। और चाल में मैंने इकाई का बहुत महत्व बताया है, इकाई एक जैसी होनी चाहिए। अगर दूरी किलोमीटर में है तो ये घंटे में होना चाहिए। तो इसको सही करने के लिए पहले तो 44 और 45/4 मिनट, इसको सेकंड में बनाने के लिए तो क्या करेंगे? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है, और सेकंड की जगह अगर हम घंटे में बनाएंगे तो 1/60 का गुणा करेंगे। लेकिन पहले हम यहीं पर रख लेते हैं, तो पहले यहीं पर रखेंगे, इसको यहां समझेंगे। तो चाल बराबर दूरी 3/4 और किलोमीटर इंटू, अब समय है वो भी किसमें है? भिन्न में, तो पलट जाएगा। तो कितना है? 45/4 है, तो 4/45 और इंटू 1/60 और घंटा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब इसको कैलकुलेशन को हल कर लो। हल करके कितना आ रहा है देखो, 4 से 4 कट गया, 3 से हमने 3 दूनी 6, और कितना आ गया? किलोमीटर 1/45 दूनी 90, 900 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? अब देखिए आगे इसी तरह इसमें चेंज कर लो। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है? 3/4, और 7 दूनी 14 और 15 उल्टा कर दो, 15 और 1 मिनट घंटा बना लो इसको, 1/60 और किलोमीटर प्रति घंटा। इससे भी काट दो, 3 से 30 और 2 कितना आ गया? ये 15 या 45 और 900 कितना? कुछ कहां गड़बड़ हो गया? हाँ ये है ना, यहां गलत हो गया। हाँ ठीक है, देखिए ये वाली जो प्रक्रिया थी, जो 45/4 ये 60 है ना, तो 4 60 के साथ ऊपर ही तो जाएगा। यहां हमने बटे में लिख दिया है, ये 60/1, अरे ये नीचे ही तो है, ये तो ऊपर जाएगा ये भी, तभी तो घंटा होगा, इसलिए गलत आ रहा है। तो इसको भी हल कर लो। तो 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 5 15 और 15 चौका 60, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे इसमें हल कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है इसका? चाल बराबर काट दिया हमने, और ये 60 भी ऊपर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए शांत जल की बात हो रही है, तो शांत जल में इन दोनों का योग कर लेते हैं, और योग करने पर 1/2, 4 और 6, 10/2 और 5 किलोमीटर। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल को आपको बार बार रिवीजन करने पड़ेंगे, और बार बार जब आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सरल है? कौन बच्चा कह रहा है सरल है? आजा बेटा आजा, तुम्हें ही बुलाते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए अगले सवाल में क्या दे रखा है। देखिए हिंट दे रखी है इसमें, कि हिंट दे रखी है कि इसके द्वारा खोलिए। जब हमारा 40.3
6 में 6.4 आ रहा है, तो इसका हमारा क्या निकल के आएगा? इसका हमारा निकल के आएगा 64 प्लस यहां पर देखिए, यहां पर निकल के आएगा दशमलव के इधर ही 0.64 और यहां पर देखिए 2 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा और 64 और यहां पर देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो का जोड़ा आएगा और 64। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के पहले प्यारे बच्चों इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के साथ जोड़ते हैं। 0.64 और ये तो 64 है ही, 0 और दूसरा 0.64 0.00 और 64 और जोड़ लो 4 और 6 10 का 0 हासिल 1 6 और 4 10 और 1 11 और दशमलव 4 64.7104 7104। देखिए यहां पर 7 बनेगा, यहां गड़बड़ हो गया, किसी में कर लो सही, 6 64 ही नहीं है। 40.96 हो सकता है यहां पर बिंदी ना हो, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर हम पहले वाले का ले लें कि अगर बिंदी लगा दें तो यहां से ये दशमलव हट करके क्या हो जाएगा 6.4 और 6.4 से क्या हो जाएगा 4 6 और 4 10 का 0 4 और 6 10 और 1 और 7 तीसरा मिल रहा है। देखिए एक काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग। देखिए बाजे बच्चों का हमारी एकदम आवाज आ जाती है कि हो गया, तो वो बच्चों की बात यह है कि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसलिए एकदम हाथ खड़ा कर रहे हैं और कर लेते हैं। ऐसे ही और बच्चे भी प्रैक्टिस करते रहे अपनी लगातार। काजल 1 घंटे में, देखिए 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। चलो कोई बात नहीं, किताब को 2 सही 1/5 घंटे में, अरे गुणा ही तो करना है, 2 सही 1/5 इधर घंटे में कर दो और उसका भाग 2 सही 1/5 घंटे का इधर कर दो, तो गुणा करेंगे क्या आ रहा है 5 दूनी 10 और 1 11/5 तो 11/15। अब इतना वो पढ़ रही है, लेकिन इसमें क्या पूछा है शेष, तो 15 है, कितने बचे देखिए आपने अब तक सीखे हैं औसत सिंपल, लेकिन सैनिक प्रवेश परीक्षा में इस तरह के लेंथी देते हैं, लेकिन ये लेंथी कोई कठिन नहीं है, समझने वाली बात है। सोमवार मंगल बुध कह सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत एवरेज कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसकी बात नहीं, अगर हम इसकी देखो काफी बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया। अगर हम इसकी योग की बात करें तो 40 × 3 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा आगे, मंगल बुध बृहस्पति, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का औसत बोल रहे हैं 41, और जब इसका योग निकालेंगे तो 41 × 3 3 एकम 3 3 चौक 12 143 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने ऑलरेडी इसमें बृहस्पतिवार का दे रखा है। अब देखो बृहस्पतिवार है किसमें, इस वाले में, तो अगर हम इसमें इससे घटा दें 45 डिग्री यहां से इधर ले जाएं तो इन दोनों का मान आ जाएगा, तो ले जाओ। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का 123 माइनस 45, कहां जा रहे हो, किससे पूछ के जा रहे हो,
सवाल चल रहे हैं और चल दिए। तो अब इसमें हमने घटाया, कितना बचा? अगर इसमें से घटाएंगे 8 और 6 और 7, 78 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे जाओ तो तुम करो पेड़, तो जो जाओ। अब हमसे सोमवार का टेम्परेचर पूछा है, तो सोमवार हमारे पास ये है और इन दोनों का आपने निकाल लिया। इन दोनों का कितना है? 78। अब इसको 78 को 120 में से निकाल दो, कितना आ गया? 4 और इसके बाद आगे चलिए, टाइम हो गया है, आपके बेल लग चुकी है, लेकिन आप ऊपर लगाएंगे, आप ऊपर लगाएंगे, कल कराएंगे। इसके बाद जाओ आप लोग इधर ऊपर ही लगाओ। जाओ जाओ जाओ।